हेलो फ्रेंड, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं ओमिक कंडक्टर क्या होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। चलिए क्रम से देखते हैं। ओमिक कंडक्टर, आखिर हम ओमिक कंडक्टर किसको कहते हैं? ओम्स लॉ से बना हुआ है ओमिक कंडक्टर, वैसा कंडक्टर या वैसा चालक जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। आपको पता है ओम्स लॉ क्या है? तो यदि कोई भी कंडक्टर हो और वह ओम्स लॉ को फॉलो करे तो हम उसी को कहेंगे ओमिक कंडक्टर। एज फॉर एग्जाम्पल चलिए हम ओम्स लॉ को जानते हैं। क्या जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ना ओम्स लॉ है। ये मेरा क्या है? ओम्स लॉ। यदि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ऐसा होता है तो इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। यदि इस लॉ को कोई कंडक्टर फॉलो कर रहा है या अनुसरण कर रहा है तो हम इसी को कहेंगे ओम्स लॉ। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मेटल क्या होगा? वो मेरा क्या होगा? ओमिक कंडक्टर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब चलिए नॉन ओमिक कंडक्टर को जान लें। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर यानी वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को क्या करे? फॉलो नहीं करता हो या ओम्स लॉ को अनुसरण नहीं करता हो। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर यानी भी not follow, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज नॉट फॉलो, यदि इसको फॉलो नहीं करता हो। ओम्स लॉ मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो नहीं करता हो तो हम इसी को हम लोग कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। इसके अंतर्गत आता है ट्रांजिस्टर, उसके बाद आएगा वैक्यूम डायोड, इलेक्ट्रोलाइट भी आ जाएगा आपका इसके अंतर्गत। ETC, ये सब ऐसा है जो कि नॉन ओमिक कंडक्टर के अंतर्गत आता है। इसको आप याद रखिएगा। ये सब जितना ट्रांजिस्टर लिखा हुआ रहेगा, वैक्यूम डायोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। आपको ये पता है कि अगर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसका ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था। इसका ग्राफ आप देखे थे जब V और I के बिटवीन में, तो आपको ग्राफ कैसा देखने को मिला था? जब V और I के बीच ग्राफ खींचे थे तो ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिला था। ये कैसा था? स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में प्राप्त हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन आखिर हमको क्यों ज़रूरत पड़ा? आपको पता है कि प्रतिरोध किसको कहते हैं?
जो क्या करता है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो आखिर हमें प्रतिरोध का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का क्यों ज़रूरत पड़ा? जब हमें किसी एक स्पेसिफिक मान का हमको वैल्यू का प्रतिरोध चाहिए और वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, तब हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ करके हम उस स्पेसिफिक वैल्यू के मान का प्रतिरोध प्राप्त कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको 10 ओम का प्रतिरोध चाहिए, 10 ओम वाला हमको प्रतिरोध चाहिए और 10 ओम वाला प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है, यानी स्पेसिफिक मान वाला जो हमको चाहिए, तब हम इस केस में क्या करते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध को या तो हम पैरेलल में या हम श्रेणी क्रम में उसको जोड़ करके उस स्पेसिफिक मान वाले प्रतिरोध को प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गए? चलिए हम देखते हैं कि ये संयोजन कितने प्रकार के होते हैं। क्रम से आइए देखिए। प्रतिरोधों का संयोजन। अब अगला मेरा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लियर है? इसको हम लोग देखते हैं क्रम से। आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है श्रेणी संयोजन, दूसरा होता है समानांतर संयोजन, तीसरा होता है श्रेणी समांतर संयोजन। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी को पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया आपका कॉम्बिनेशन। फिर आपका सीरीज पैरेलल, कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? ये जो है प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ये हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। श्रेणी संयोजन, फिर समानांतर, फिर आपका श्रेणी और समानांतर, तीनों को एक साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि जब हमको स्पेसिफिक मान का, जिस वैल्यू का हमको प्रतिरोध चाहिए, अगर उस वैल्यू का प्रतिरोध हमें उपलब्ध नहीं हो रहा हो, तब हम ऐसे क्रम में संयोजित करके हम उस वैल्यू का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है?
तो हम एक एक करके देखते हैं पहले कि ये श्रेणी संयोजन क्या होता है। पहले मेरा देखना है, देखते हैं श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन श्रेणी संयोजन क्या होता है? इसको सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग समझ लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब देखिए इसको श्रेणी संयोजन किसको कहते हैं। पहले फिगर को आप लोग समझ लीजिए। आपको पता है कि ये रेसिस्टेंस का सिंबल है। रेसिस्टेंस को इस तरह सूचित करते हैं। अगेन देखिए हमने यहाँ क्या लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे मेरा क्या है, करंट है I, ये R1 प्रतिरोध है मेरा, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बैटरी है। यानी वैसा संयोजन, प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का केवल एक मार्ग हो, केवल एक रास्ता हो, उसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी संयोजन। आप देखिए इसमें विद्युत धारा का कितना मार्ग है, एक मार्ग है, एक ही रास्ता है। देख रहे हैं ना, ये विद्युत धारा का एक ही रास्ता है, यही रास्ता से विद्युत धारा फ्लो होगा, प्रवाह होगा। इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है और सभी में समान धारा फ्लो हो या समान धारा बहे, उसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी संयोजन। क्लियर है? दूसरे भाषा में हम बोल दिए कि देखिए बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और सभी प्रतिरोध के लिए एक ही धारा उपलब्ध है, इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी संयोजन। आप छोटी सी बात यही याद रखिएगा कि बहुत सारे प्रतिरोध को जब जोड़ा जाता है, जोड़े, और सभी प्रतिरोध के लिए एक ही धारा उपलब्ध हो। देखिए एक ही धारा उपलब्ध है, यही धारा यहाँ भी फ्लो होगा, यही धारा इसमें भी आएगा, R2 में, यही धारा R3 में भी आएगा। तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं श्रेणी संयोजन। या एक सिंपल सी भाषा में, दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि वैसा संयोजन जिसमें केवल धारा का एक मार्ग उपलब्ध हो, यानी एक ही रास्ता हो। तो देखिए धारा प्रवाहित होने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी संयोजन। आप ये याद रखिएगा कि श्रेणी संयोजन में क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस संयोजन में क्या समान देखने को मिलेगा, समान। समान आप इस संयोजन में देखिएगा धारा मिलेगा आपको, करंट समान देखने को मिलता है। जबकि अगर को समान की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा वोल्टेज। ये आपका मुख्य पॉइंट हो गया। यानी श्रेणी संयोजन में धारा समान होता है जबकि वोल्टेज डिफरेंट होता है।
अब देखिए यही धारा यहाँ पे भी मेरा मिलेगा इसमें भी, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, इसके बीच में R1 के बीच में V1 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए R2 के बीच में हमको V2 वोल्टेज मिलेगा, फिर R3 के बीच में V3 वोल्टेज होगा, जबकि सब में करंट समान देख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कंक्लूजन नहीं यही निकलता है कि आप I क्या होगा, सबके लिए समान देख रहे हैं, I सबके लिए समान हो गया। जबकि अगर वोल्टेज की बात की जाए I समान हो जाएगा, I इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, I1 में भी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 देखने को मिलेगा। I के ही बराबर होगा सब में धारा, समान धारा। जबकि वोल्टेज की बात की जाए ये V इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई प्रॉब्लम, ये मिला। अब आइए, अब जानते हैं ओम्स के लॉ से क्या जानते हैं, ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, ओम के नियम से यही ना जानते हैं आप, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं ओम के नियम से। अब देखिए इसके लिए लीजिए, इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए V1 यहाँ है और यही I करंट इसमें फ्लो हो रहा है सब में, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IR1। इसके लिए हम देखते हैं ये R1 प्रतिरोध के लिए, तो R1 प्रतिरोध के लिए आपका क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1 होगा ना। फिर इसी तरह ये R2 प्रतिरोध के लिए आइए, V2 इज इक्वल टू I इसमें फ्लो हो रहा है, एक ही मार्ग है धारा का, तो V2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, IR2, ठीक है। फिर ये देखिए 3 प्रतिरोध लिए थे हम, यहाँ V3 का भी देखिए उसी तरह, V3 इज इक्वल टू IR3। अब क्या कीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए, इस सब को जोड़ दीजिए, आपको क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देख लिए। अब सब में देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, V जानते हैं, इसके जगह पे V रख दीजिए, ये V हो गया, इज इक्वल टू I इसमें कॉमन है, सब में I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है आपको। अब देखिए इसमें से देखिए यहाँ क्या देख सकते हैं, ये I को यहाँ कर देते हैं, V बाय आई इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए V बाय आई को क्या कहते हैं, अब ओम्स लॉ से ये जाने V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हम V बाय आई निकाल लेते हैं। इसको जब यहाँ लाएंगे तो देखिए V बाय आई इज इक्वल टू हमारे पास R हो जाएगा, यानी जहाँ V बाय आई लिखा हुआ है उसके प्लस पे हम R रख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे अब रख देते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फार्मूला निकल गया कि अगर बहुत सारे प्रतिरोध को, यानी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका कुल प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है, सारे प्रतिरोध को जोड़ करके जो भी प्रतिरोध प्राप्त होगा वही मेरा क्या होगा, उसका कुल प्रतिरोध या समतुल्य प्रतिरोध। यही R1 दिया हुआ है, R2 दिया, R3 दिया हुआ है और श्रेणी क्रम में है, तो आप सभी प्रतिरोध को जोड़ दीजिएगा तो हमको कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक में ये फार्मूला आप याद रखिएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो अब चलिए इसी में अभी देखते हैं, अभी और क्रम से पहले इसको मिटा लेते हैं। अब मान लीजिए इसी में
अब समान मान के बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ना। अब देखिए यहाँ पे लिए थे R1 R2 R3 अलग अलग मान का प्रतिरोध है, तो जब सबको जोड़े थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा था। अभी हमने यही प्राप्त किया ना, यही ना देखे कि R इज इक्वल टू मेरे पास क्या निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकला। ये डिफरेंट मान के, विभिन्न मान के जब प्रतिरोध को हम जोड़े तो सबको जोड़ करके प्राप्त हुआ था कुल प्रतिरोध। अब हम समान मान के प्रतिरोध ले रहे हैं, समान, तो जहाँ R1 है उस जगह R होगा कि नहीं होगा। जहाँ तब उसका कुल प्रतिरोध देखिए क्या होगा, RS का अर्थ होता है सीरीज में कुल प्रतिरोध, ठीक है, S से सीरीज, R से प्रतिरोध। अब देखिए इसमें RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समान मान का है, ये R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R हो, तो समान मान के जगह पे R रखेंगे, R प्लस R है ना। तो हमको दिखे तो RS इज इक्वल टू निकल जाता है 3R, यानी समान के मान का जितना भी प्रतिरोध लेंगे, अगर मान लीजिए तीन R लिए समान मान का तो 3R हो गया। अगर समान मान का 4 प्रतिरोध लेंगे तो 4 आ जाएगा, समान मान का 5 प्रतिरोध लेंगे तो 5 R हो जाएगा। अगर समान मान का 6 प्रतिरोध ले देते तो 6 R होगा। उसी तरह समान मान का N प्रतिरोध लेंगे तो N R हो जाएगा, उतना से गुना हो जाएगा, जितना प्रतिरोध ले रहे हैं उतने से वो गुना हो जा रहा है। तो अगर उसी प्रकार ये फार्मूला एक और निकल जाता है कि RS इज इक्वल टू क्या होगा, NR। अगर समान मान के हम लोग 10 प्रतिरोध ले रहे हैं, अब बोलेगा कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो 10 गुना उतना। 10 प्रतिरोध है और प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है, तो 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20। एक ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, एक दूसरा ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अभी उसके बाद समानांतर संयोजन भी देखते हैं, ठीक है।